नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज चैप्टर शुरू करते हैं जिनका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब गतिकी। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे कि किस प्रकार कोई वस्तु किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती है। अगर वो चल रही है तो वो चलते साथ साथ कितनी दूरी तय कर रही है, दूरी के साथ साथ चाल क्या है और चाल में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, ये सारी बातें इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सीखना है कि स्थिरावस्था एवं गति क्या होता है। मतलब कोई वस्तु रुकी हुई है उसको बोलेंगे रेस्ट, अगर वो चल रही है तो उसको बोलेंगे मोशन, अगर वो मूवमेंट में है, अगर वो चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई भी पार्टिकल मोशन में कब है, मतलब वो कब गति में है, कब उसने एक चाल चला है, तो आम भाषा में अपन क्या बोलते हैं कि अगर एक वस्तु किसी भी समय एक स्थिति से दूसरे स्थिति में पहुंच जाता है तो वहाँ हम कहते हैं कि वहाँ मोशन हुआ है। लेकिन फिजिक्स में हम यहाँ एक ऑब्जर्वर की भी बात करते हैं कि कौन उसको देख रहा है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जो उसको देख रहा है, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग, उसके सापेक्ष वस्तु में या तो गति हुई है या वो स्थिर अवस्था में होगा। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हुए हैं, आपके साथ आपका एक साथी है, कार चल रही है और एक तीसरा साथी बाहर है, गाड़ी के बाहर। तो जो तीसरा है वो उन दोनों को देखेगा कि वो दोनों गति में है, मोशन में है, क्योंकि गाड़ी चल रही है। लेकिन जो गाड़ी में बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को देखेंगे तो वो मोशन में नहीं दिखेंगे, वो गति में नहीं दिखेंगे, वो चलते हुए नहीं दिखेंगे। इसका मतलब एक वस्तु किसी के लिए अगर मोशन में है तो हो सकता है दूसरे के लिए वही वस्तु रेस्ट पे होगा, यानी कि स्थिर अवस्था में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मोशन और रेस्ट ये एक सापेक्षिक राशि है। मतलब किसी के लिए मोशन में होगा तो किसी के लिए रेस्ट पे होगा, तो ये सापेक्षिक है। मतलब कौन उसको देख रहा है उसकी भी बात हम लोग फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो देखिए इसका यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एक वस्तु को किसी निर्देश तंत्र मतलब रेफरेंस सिस्टम मतलब वही ऑब्जर्वर जो देख रहा है, किसी के सापेक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, निर्देश तंत्र क्या है, वही सापेक्षित जो ऑब्जर्वर है, जो उसको देख रहा है, उसी को यहाँ क्या बोलेंगे, रेफरेंस सिस्टम। उसको मैंने एस से दिखाया। ठीक है, तो एक वस्तु को किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति में कहेंगे यदि उस वस्तु की स्थिति एस के सापेक्ष बदल रही हो। ठीक है, तो समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन आए, लेकिन एक रेफरेंस सिस्टम के सापेक्ष में, मतलब एक ऑब्जर्वर जो उसको देख रहा है उसके सापेक्ष में आप बोलेंगे कि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति में है। ठीक है, तो गति एवं स्थिरावस्था सापेक्ष राशियां हैं। ठीक है, मतलब किसी के लिए मोशन में है तो किसी के लिए रेस्ट पे होगा, ये सापेक्षित है। वो ये कौन उसको देख रहा है उस पर निर्भर करता है। इसका मतलब यहाँ एक रेफरेंस सिस्टम की बात करते हैं, है ना, एक निर्देश तंत्र की बात करते हैं। अगर रेफरेंस सिस्टम की बात करते हैं तो पहले हमें ये परिभाषित करना होगा कि ये रेफरेंस सिस्टम कैसे देखेंगे, क्या होता है, निर्देश तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं वो बताता हूँ क्या होता है। चलिए, तो मैं बोल रहा था कि रेफरेंस सिस्टम या निर्देश तंत्र कैसे परिभाषित करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, आपने गणित में सीखा होगा कि अक्ष होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, तीसरा भी ले लो, चलो जेड। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये तीनों जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन या मूल बिंदु, है ना, ओरिजिन हो गया।
तो यहाँ कैसे अपन डिफाइन करेंगे कि ये जो रेफरेंस सिस्टम है या जो ऑब्जर्वर है जो देख रहा है उसको कहाँ रखेंगे, ओरिजिन में रखेंगे, ठीक है ना, उसको मूल बिंदु में रखेंगे। अब ये देखेगा कि कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आया या नहीं, तो इसके हिसाब से कोई वस्तु या तो गति में रहेगा या विरामावस्था में रहेगा, ठीक है। तो इसने देखा एक वस्तु यहाँ पर है ए पर, और कुछ समय बाद जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ तो ये वस्तु ऐसे चलते हुए ऐसे चलकर यहाँ पहुँच गया, ठीक है, इस बी बिंदु पे पहुँच गया, ठीक। तो उसने कहा कि क्योंकि ए और बी के स्थिति में परिवर्तन है, इसीलिए इस ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व करता है, जो देख रहा होता है, उसके सापेक्ष में वस्तु का मोशन हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर है, उसी के सापेक्ष से आप बोलेंगे कि मोशन हुआ है। अब ये बताएगा कि किस प्रकार का मोशन हुआ है, किस प्रकार का गति हुआ है। तो इसी के हिसाब से अपन आगे की बात करेंगे कि कितने प्रकार के गति हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम सीख लेते हैं सबको कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद मैं इस पर फिर से आऊँगा, ठीक है, कि क्या क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस यानी कि विस्थापन, दूरी, वेग वगैरह सब कुछ बात करेंगे। लेकिन पहले पता करते हैं कितने प्रकार के गति हो सकते हैं, कितने प्रकार का मोशन हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा आपको कि कितने प्रकार में बांटा जा सकता है, उसको देखते हैं। तो गति को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है संरेखीय एवं स्थानांतरीय गति। इसका मतलब हुआ ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हर भाग वस्तु का समान गति, समान वेग, समान विस्थापन, समान दूरी तय करेगा। जैसे एक गाड़ी है, एक कार है, एक बस है, अगर वो सीधी रेखा में जा रही है ऐसे, तो उसकी हर भाग उतने ही दूरी तय करेगा जितना आगे वाला हिस्सा तय कर रहा है, उतने ही समय में, ठीक है। अगर एक गेंद है, गेंद को अगर आप ऐसे फेंके या ऊपर फेंके, तो गेंद का हर कण उतना ही गति तय करेगा, उतना ही वेग होगा, उतना ही विस्थापन होगा जितना हर कण का होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रकार। लेकिन दूसरा प्रकार है घूर्णन या वृत्तीय। जैसे आपके घर में जो पंखा लगा हुआ है, अगर वो घूमता है तो पंखे का वो हिस्सा जो इस कोने में बंधा हुआ है वो लगभग ना के बराबर दूरी तय कर रहा है, और जो बिल्कुल दूर में है वो बहुत ही बड़े वृत्त में घूम रहा है, ठीक है। उसकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो बहुत बड़ी है, लेकिन जो बीच भाग वाला है वो कम दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब हर भाग बराबर दूरी तय नहीं कर रहा है, तो उसकी बराबर वेग भी नहीं होगी। लेकिन उसकी क्या समान होगी, कोणीय वेग। कोण, हर कण कोण बराबर बना रहा है, मतलब एंगल इक्वल बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन, या रोटेशनल मोशन, या फिर ये इधर जो वृत्ति है ये है सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अच्छा, अब देखो 2 प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार, अगर आप एक धागे में बांधकर इतने बड़े वस्तु को इतने दूर से ऐसे छोड़ दें, तो ये इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये वापस लौटेगा, तो ये डोलता रहेगा, है ना। तो इसको कहते हैं डोलन, पेंडुलम है ये। तो इसके बारे में मैंने आपको विमीय में बताया था ना, विमाय में बताया था, डायमेंशन में बताया था कि क्या होता है ये सिंपल पेंडुलम। तो उसमें क्या है, ऐसे आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे डोलता रहता है। तो इस प्रकार के गति में क्या होता है कि एक मूल बिंदु, एक
मूल बिंदु जो है एक मीन पोजीशन है, उसी के आसपास आगे पीछे ऐसे डोलता रहेगा, उसी को बोलते हैं दोलन। और कंपन क्या है, बहुत ही तेज आगे पीछे घूमे, उसको बोलते हैं कंपन। जैसे गिटार की जो तार होती है उसको जब खींचो तो बहुत ही तेज ऐसे फरफरा रहा होता है, या मच्छर की जो पंख है वो बहुत तेज से ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो उससे साउंड पैदा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे पढ़ेंगे। तो ये है ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन इंग्लिश में, ऑसिलेशन मोशन। तो पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है, सर्कुलर मोशन का एक चैप्टर, रोटेशन मोशन का एक चैप्टर, ट्रांसलेशन मोशन हम लोग शुरू करने वाले हैं अभी, दोलन यानी कि ऑसिलेशन मोशन का एक चैप्टर ही चैप्टर। तो इतने प्रकार के केवल मोशन होते हैं, केवल इतने प्रकार के गति होते हैं, ठीक। और हर प्रकार का जो गति है उसको अलग अलग चैप्टर में अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक। तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको कि क्या होता है, कैसे समझेंगे इसको, ठीक। एक और है जो अलग भाग में बांट सकते हैं, वो है दिशा के अकॉर्डिंग, ठीक। तो मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ कि दिशा पर निर्देशित है, इसको बोलते हैं वन डायमेंशन। ये डायमेंशन मतलब विमेय नहीं है, ये दिशा हो गई, 1D, इसको 1D बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, केवल एक ही दिशा में अगर गति हो तो उसको बोलेंगे वन डायमेंशन, ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन। मतलब या तो केवल x दिशा में चले या केवल y दिशा में चले। मतलब जैसे गेंद है, गेंद को आपने ऊपर फेंका तो केवल y दिशा में ही इसकी गति होगी, है ना। अच्छा, अगर एक कार चल रही है, ऐसे कोई वस्तु ऐसे चल रहा है, तो ये कौन सा दिशा है, x, तो केवल इस दिशा में ही वस्तु चल रहा होता है, या इस दिशा में केवल चल रहा होता है, तो इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। नंबर 2, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, दो डायरेक्शन होगा, टू डायरेक्शन होगा, ठीक है। मतलब x और y दोनों होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो देखो ऐसे, मतलब इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है जैसे कि कैरम आप देखे हैं, कैरम खेले होंगे, तो उसमें जो कैरम की वो जो गोटी होती है, कॉइन बोलते हैं उसको, तो वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। और बताता हूँ मैं, अगर आप गेंद को ऐसे फेंको, देखो, तो अगर ऐसे जाकर वो गिरे तो आप क्या देख रहे हो, वो इस दिशा में भी इसकी विस्थापन हो रही है, ऊपर के दिशा में भी हो रही है, तो दोनों दिशा में वो चल रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। और तीसरा है थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है, यानी कि तीनों ही दिशा में चले, थ्री डायमेंशन। अब वो कैसे दिखेगा, पतंग उड़ाए हो कभी, पतंग में क्या होता है, पतंग ऐसे भी जा रही है, इधर भी जा रही है, और अंदर की तरफ भी जा रही है या बाहर की तरफ भी आ रही है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी मूवमेंट होगा, ऊपर भी जा सकता है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर जगह, तो उस प्रकार को बोलोगे थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो तीन प्रमुख भाग में मैंने बांटा, और मैंने तीन भाग और बांटा, और ये किस आधार पर बांटा गया है, दिशा के आधार पर, ठीक है ना, दिशा के आधार पर। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, मतलब दिशा के आधार पे अब मैंने तीन भाग में बांट दिया। और गति के प्रमुख भाग यही होते हैं, संरेखीय, वृत्तीय और दोलन, ठीक है। इनको अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले मैं बताता हूँ आपको। इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन मोशन, और पहले शुरू करेंगे वन डायमेंशनल, फिर होगा टू डायमेंशनल। तो ट्रांसलेशनल मोशन का वन डायमेंशनल, ट्रांसलेशन मोशन का टू डायमेंशनल, ठीक है ना, एक विमा और दो विमा, ठीक है। तो ये है चैप्टर का सारांश। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे वन डायमेंशन में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन मोशन, फिर
दूसरे किसी चैप्टर में पढ़ेंगे सर्कुलर, उसके बाद तीसरे में पढ़ेंगे रोटेशनल, उसके बाद पढ़ेंगे ऑसिलेशन मोशन। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का मेन भाग। ठीक, इसको लिख लो। चलो तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि किसी एक दिशा में एक वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, तो ऐसे मोशन को हमें पढ़ना है। ठीक है, मतलब उसकी जो दिशा है वो दिशा आगे या पीछे हो सकती है, लेकिन एक संरक्षीय है ना, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन है, एक ही दिशा में वो चलने वाली है। दिशा उसकी परिवर्तित हो सकती है लेकिन वो सीधा ही चलेगा ऐसे। ठीक है, या पीछे भी आ सकता है लेकिन सीधा चलने वाला। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन और वन डायमेंशन शुरू कर रहे हैं। वन डायमेंशन मतलब एक ही दिशा में चलने वाला है। ठीक है, एक ही रेखा में चलने वाला है, या तो ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा। ठीक है, तो पहले अपन हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे, फिर वर्टिकल पढ़ेंगे, फिर दोनों कंबाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब है दूरी। दूरी क्या है? ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, इट इज़ द टोटल पाथ लेंथ ऑफ जर्नी। मतलब अगर कोई वस्तु किसी दिशा में चल रही है तो उस पथ की वास्तविक लंबाई जो होगी उसे क्या कहेंगे? दूरी। ठीक है, किसी पथ की वास्तविक लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी कहलाती है। पथ की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अब नंबर 2 इज डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन। ठीक है, विस्थापन कैसे परिभाषा है इसकी? इसकी परिभाषा है कि प्रारंभिक एवं अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम, अगर एक वस्तु चल रहा है और चलकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाके रुक गया, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति या अंतिम प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो है उसके मध्य जो सीधी रेखा में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन यानी कि सबसे छोटी दूरी होगी उसे कहेंगे विस्थापन। तो हमेशा अंतिम से प्रारंभिक से अंतिम की दिशा की ओर सीधी रेखा में कम से कम दूरी जो आए, बिल्कुल सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन जो कम से कम दूरी आए उसे कहेंगे विस्थापन। तो विस्थापन क्या होगा? इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, shortest straight line path from initial to final point। ठीक है, मतलब इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक से अंतिम स्थिति की ओर जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन है ना, कम से कम और सीधी रेखा में होनी चाहिए, उस दूरी को क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, उसको बोलेंगे विस्थापन। तो समझते हैं इस पॉइंट को। देखो क्या मैंने बताया था आपको कि थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। कोई भी वस्तु
गति में है या नहीं, मोशन में है या नहीं, उसको पता करने के लिए किसी ऑब्जर्वर के सापेक्ष होता है। कौन उसको देख रहा है, देखने वाले के सापेक्ष ही वस्तु या तो चल रही होती है या नहीं चल रही होती है। ठीक है, उसी प्रकार हाँ, वहीं से उसी क्रम में मैंने ये बताया आपको कि जो ऑब्जर्वर है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, ओरिजिन में रखेंगे, यहाँ पर। ठीक है ना, केंद्र बिंदु में, मूल बिंदु में रखोगे। और अब अगर वस्तु को वो देख रहा है इस स्थान से, ये ए है और ये ऐसे वस्तु ऐसे चलता हुआ ऐसे जाकर यहाँ रुक गया, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो मुझे विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन क्या होगा, ए से बी के मध्य सीधी रेखा में जो दूरी आई उसे क्या बोलेंगे, विस्थापन। ठीक है ना। अब वो कैसे देखेंगे, आर ए एक सदिश है, आर बी दूसरा सदिश है। तो इस सदिश को क्या बोलेंगे, विस्थापन सदिश। ठीक है ना, डेल्टा आर, इसको विस्थापन बोलेंगे। ये सब मैंने आपको सदिश के चैप्टर में सिखा रखा है, वेक्टर के चैप्टर में सिखा रखा है आपको, है ना। तो इससे ये समझ में आया कि आपने एक दिशा बता दी, कहाँ से, शुरुआत से अंतिम की ओर। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि। लेकिन जो दूरी है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। ठीक है, इसकी विमाएं क्या होंगी, केवल एल, दोनों बराबर। तो इन दोनों में अंतर क्या है सर, अंतर यह है कि दूरी होता है ये, अगर दूरी पूछा जाए तो यहाँ से यहाँ इसको जोड़ना शुरू करो, इसको जोड़ो 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 जोड़ो, और जोड़ते जोड़ते सब जो एक्चुअल पाथ लेंथ आएगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, सीधी रेखा में शुरुआत से अंतिम दिशा की ओर जो सदिश है उसे बोलेंगे विस्थापन। और विस्थापन कैसे निकालोगे, तो विस्थापन को एस से भी दिखाते हैं, ऐसे एस से। तो एस सदिश क्या होगा बोलो, एस सदिश होगा आर बी, या इसको ठीक है चलो आर बी माइनस आर ए, वेक्टर को माइनस कर। तो मान लो ये x2 y2 है और ये मान लो x1 y1 है। तो ये क्या बन गया, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये क्या है, सदिश लिखने का तरीका। तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। अगर कोऑर्डिनेट नहीं भी पता है तो कैसे लिखेंगे, तो देखो, क्या विस्थापन और दूरी के मध्य कुछ संबंध हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर ये सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में ऐसे चलकर यहाँ रुक गया इस जगह पर, तो दूरी और विस्थापन समान होगा, बराबर होगा। लेकिन अगर इस जगह ना रुककर वापस लौटकर यहाँ तक आ जाए, उस समय विस्थापन कम होगा और दूरी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब समझ में आया। मतलब यह है कि दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा,
इक्वल कब होता है? व्हेन स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधी रेखा में चले, पाथ मतलब पथ हो गया, व्हेन स्ट्रेट लाइन पाथ इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चले तो वो इक्वल होगा, ठीक है ना। इसको मैं कुछ एग्जांपल से बता दूंगा, लेकिन पहले और कुछ बातें बता दूं। देखो, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन जो है इसका मान 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही हो सकते हैं विस्थापन। तो नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव का मतलब हो गया जिस दिशा में देखने वाला धनात्मक बनाया, पॉजिटिव बनाया, उसके विपरीत दिशा में वस्तु चल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। जैसे इस तरह से मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, पहले डिस्टेंस के बारे में लिखना। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दूरी कभी भी कम नहीं होगा। अगर वस्तु चल रहा है तो दूरी हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कभी भी कमी नहीं आएगी। इसका मतलब इसीलिए ऋणात्मक नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है ना। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अच्छा, तो अगर वस्तु वापस ऐसे जाकर वापस आ जाए अपने ही बिंदु पर, तो इस समय आप क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि शुरुआत और आखिरी बिंदु समान है, तो 0 कब होगा? वहीं से वहीं आ जाए। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। डिस्टेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा है? एक्चुअल पाथ लेंथ। तो A से B मान लो, फिर B से A मान लो, तो AB प्लस B है। ये क्या हो गया? विस्थापन, नहीं डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो दूरी क्या होगा? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ दूरी। लेकिन विस्थापन शुरुआत से आखिरी, तो शुरुआत और आखिरी बिंदु वही है, तो इसलिए विस्थापन 0 हो गया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ और इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसको लिख लो। चलो एक उदाहरण लेके देखते हैं, इसको समझते हैं, इस छोटे से पॉइंट को। कि मान लो एक वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, तो मैंने इधर x केवल दिखाया, ठीक है। और x बराबर 0 पर वस्तु ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है वो है। x बराबर 1 पर, t बराबर 0 पर वस्तु था, ठीक है ना। अब ये क्या करता है? ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर कहाँ तक पहुँच गया? x बराबर 6 पर, ठीक है, ऐसे। फिर वहाँ से लौटकर आता है और वो कहाँ आ जाता है? x बराबर 4, ठीक है। तो ये है समय 3 सेकेंड और ये है समय 4 सेकेंड, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब? नंबर 1 एट
द एंड ऑफ 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के अंत में बताओ कितना हुआ। और दूसरा सवाल है एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। ठीक है ना, 2 सवाल। चलो करते हैं इनको सॉल्व। देखिए ये वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचा है, तो ये जो लंबाई है यही लंबाई क्या बन गया, दूरी। ठीक है, तो दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, x बराबर 0 से 6 तक है और ये 1 से 6 तक है, तो ये दूरी क्या हो गया, 6 - 1 5। मान लो इधर मीटर में दिया हुआ, तो 5 मीटर हो गए। इसकी दिशा जो है वो बदली नहीं है, दिशा नहीं बदली है। इसका मतलब सीधी रेखा में जो दूरी है वो विस्थापन है, तो इसका मतलब विस्थापन और दूरी दोनों समान है और उसका मान क्या है, 5 मीटर। ठीक है, अब इसकी दिशा बतानी पड़ेगी क्योंकि ये क्या है, सदिश, तो इसकी दिशा किधर है, +x की ओर। ठीक है, अच्छा ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखते हैं, मतलब दूसरा इसे 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में वो यहाँ पर है इस जगह पे, तो आपको ऐसे निकालना है। तो कहाँ से शुरू है, x1 से, कहाँ पे रुक गया, x4 में, तो x1 से x4 तक तो ये है दूरी। दूरी कैसे निकालोगे, एक्चुअल पाथ लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 5 था और यहाँ से यहाँ तक 1 है, नहीं 2 है, ये कितना है, 2, तो ये 2 हो गया। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक 5, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया 5 + 2 7 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब शुरू प्रारंभिक से अंतिम की ओर जो सीधी रेखा में दूरी दिखाई दे वो क्या होता है, विस्थापन। तो ये दूरी क्या हो गया, 1 से 4 के मध्य जो दूरी है वो कितना है, 3 मीटर, तो 3 मीटर विस्थापन हो गया। तो देख रहे हो ये 7 है, ये 3 है, विस्थापन का मान हमेशा दूरी से कम ही आता है। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब एक और सवाल देखो क्या है। सवाल है कि एक किसान अपने वर्गाकार, वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, इसमें इसके जो बाउंड्री है, बाउंड्री में वो चलता है। ठीक, तो एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड्स लगते हैं। एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो बताओ 2 मिनट 40 सेकेंड में तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करें। बताओ, मैं आपको इसकी लंबाई नहीं बताया ना, तो ये है 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है,
ये दी। सोचो कैसे करेंगे, सोचो इसको थोड़ी देर। हो गया? देखिए बताता हूँ मैं आपको। 40 सेकंड में एक राउंड हो रहा है, एक चक्कर हो रहा है, एक राउंड लिख देता हूँ। तो ये समय कितना बताओ? 2 मिनट में 120 सेकंड और 40 सेकंड और जोड़ दो तो नहीं, 2 मिनट 20 सेकंड है। 2 मिनट 20 सेकंड तो 140 सेकंड हो गया। ठीक है, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे? तो 140 को भाग दे दो 40 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो तो 7 दूना 14, 2 दूना 4, तो 7/2 राउंड मतलब 3.5 राउंड, 3.5, 3.5 राउंड। 3.5 राउंड का क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि 3 राउंड तो वो कंप्लीट कर रहा है और एक आधा कर रहा है वो। इसका मतलब यहाँ आके वो रुक जाएगा, इस जगह पे रुक जाएगा। 3 कंप्लीट राउंड लगाएगा और एक आधा राउंड लगाएगा। तो अब मैं यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ। इन 1 राउंड, एक चक्कर में डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होगा? यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो ये क्या बन गया देखो तो? पेरीमीटर, परिधि। क्या आएगा इसका आंसर? 10, 10, 10, 10, 40। तो 40 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शुरुआत और आखिरी जो है वो एक ही बिंदु है, तो 0 हो गया एक राउंड में। तो 3 राउंड में, तो इन 3 राउंड्स डिस्टेंस इज इक्वल टू 120, है ना? 40 और 3 से गुणा कर दो 120। और आधा में कितना दूरी तय होगा? तो आधा में 10 और 10 20, तो इन हाफ राउंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो टोटल, अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक सीधी रेखा में जाओगे तो ये दूरी निकलेगा। तो ये कितना है? 10√2। तो ये हो गया 10√2 मीटर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? आंसर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3 राउंड में 120 और 40, 160। और टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं, 3 राउंड में 120 और 20, 140 हुआ ना? 140 कर लो इसको। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 10√2। तो ये है आपका आंसर। तो क्या समझ में आया? अगर 3 चक्कर लगा लेते हो तो विस्थापन 0 है, लेकिन दूरी तीनों बार जो आपने पथ की लंबाई तय की है वो सब कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो 3.5 राउंड आ रहा है, तो 3.5 में 3.5 जो लंबाई आ रही है वो मैंने निकाल लिया, और विस्थापन केवल शुरुआत से आखिरी 10√2 मीटर। ठीक है ना? तो ये था बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेग और स्पीड, वेलोसिटी वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वेग और चाल। चलो, तो पहला है स्पीड, चाल क्या होता है? तो दूरी जो तय कर रहे हैं प्रति सेकंड, उसकी जो रफ्तार है, मतलब किस दर से वो तय हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? स्पीड।
तो स्पीड को कैसे डिफाइन करोगे? स्पीड को मैं ऐसे v से लिख देता हूँ, तो ये हो गया डिस्टेंस को किससे भाग देना है? टाइम से, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ये कैसी राशि होगी? अदिश। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अदर यूनिट क्या क्या हो सकता है? किलोमीटर पर आवर हो सकता है, ये भी काफ़ी यूज़ करते हैं। इसको क्या लिखते हैं? kmph, ठीक है। अब नंबर 4 वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग। अब ये क्या चीज़? जिस प्रकार आपने दूरी किस दर से तय कर रहा है वो आपने निकाला, उसी प्रकार से विस्थापन किस दर से तय हो रही है उससे क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो मैं इसकी परिभाषा नहीं लिख रहा, वही होगा, ये वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई विस्थापन है, उसे क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे, ठीक। क्योंकि आपने विस्थापन लिखा तो इसीलिए ये कैसी राशि होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, सदिश राशि होगी, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, सदिश है। तो अगर ये सदिश है तो इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा जिस दिशा में वस्तु चल रहा होता है उसी दिशा में वेग होता है, ठीक है। मतलब प्रारंभिक से अंतिम दिशा की ओर वस्तु अगर उधर चल रहा है, अगर इस दिशा में चल रहा है, तो आप वेग क्या लेंगे? पॉजिटिव। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो ऐसे लेते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है ना। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो मान लो वस्तु ऐसे इस दिशा में ए नाम का वस्तु इस दिशा में चल रहा है, ठीक है, और बी नाम का वस्तु इस दिशा में चल रहा है। तो मान लो आपने इस दिशा को पॉजिटिव ले लिया, तो ए का वेग v ले लो, इसके v ले लो, तो वेलोसिटी ऑफ a विल बी प्लस b और वेलोसिटी ऑफ b माइनस b, ठीक है। तो कैसे देख रहे हैं? जिस दिशा में वो चल रहा होता है उसी दिशा में वेग की दिशा होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और अदर क्या है? किलोमीटर पर आवर। अदर वो ऐसा यूनिट नहीं है, वो हायर यूनिट। तो इनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन बिटवीन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, इनके बीच में एक रिलेशन निकाल के रख लेते हैं। जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा को ऐसे लिख सकते हैं, किलोमीटर भाग घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में आपको लाना है। तो 1 किलोमीटर को मीटर में अगर करोगे तो क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो गुना करके 1000 और घंटे को 60 और 60। तो ये क्या बन गया? मीटर, और ये बन गया सेकेंड।
अब इसको अगर काट लें, छोटा कर लें, तो 2 से 3 जा रहा है, 2 से 5 जा रहा है। तो क्या उत्तर आया देखो बच्चों, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो चलो कुछ फटाफट करते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लिखें, कितना होगा ये, तो फटाफट करो। तो 72 को किससे गुना कर देना है, 5/18 से, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 18 चौक 72, तो उत्तर क्या हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये है 20, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। और भी ले लो, 90 ले लो, कुछ भी 36 ले लो, कर सकते हो। सिर्फ 5/18 से गुना कर देना है। अब जिस प्रकार से दूरी और विस्थापन में आपने क्या लिखा कि दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा या बराबर होता है, उसी प्रकार यहाँ भी स्पीड जो है वो वेलोसिटी से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से। मैग्नीट्यूड क्यों लिखा मैंने, मॉड क्यों लगाया, क्योंकि अगर ये माइनस है तो इसका मतलब इसकी दिशा है, ये दिशा है ना, यहाँ पे अगर इस दिशा को पॉजिटिव मान लिए तो इसका मतलब ये पूर्व की ओर है, ये पूर्व की ओर है, ये पश्चिम की ओर, सही है। तो ऐसे करते हैं। तो ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, सिर्फ समय से भाग दे दो तो दूरी आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पीड में और कितने प्रकार के आएंगे। औसत वेग क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, ठीक है ना, औसत चाल, ठीक। तो चाल और वेग हमने देख लिया, अब देखते हैं औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का सूत्र क्या है, वी एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। पूरे जर्नी में, पूरा जब पूरी यात्रा कर रहा है कोई भी वस्तु, गाड़ी या कोई भी इंसान, तो टोटल दूरी उसने कितनी तय की है, ठीक है ना। तो कुल दूरी को आपको उस दूरी में लगा हुआ समय से भाग देना है, कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बाय बटा कुल समय। ठीक है, इसकी भी जो इकाई एसआई इकाई है, एसआई यूनिट, वो मीटर पर सेकेंड ही होगी, और किलोमीटर पर आवर जो ज़्यादा वाला होगा उसको आप उसी सूत्र से उसको परिवर्तित करेंगे 5/18 से, ठीक है। ये बात होगी, क्योंकि ये स्पीड है ना, ये औसत चाल स्पीड है, तो ये अदिश होगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि, ठीक है। अब इसी में आप एक और बात समझ लो कि अगर औसत वेग दे दें तो कैसे करें। औसत वेग मतलब एवरेज वेलोसिटी सीखते हैं। अब इसमें समझ गए होगे आप कि अगर डिस्टेंस होगा तो स्पीड कहलाएगा, और वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये क्या हो गया, औसत वेग।
ठीक है ना, औसत वेग। ये है वेक्टर क्वांटिटी, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश है। वो अदिश था, ये सदिश है, सदिश राशि। सही है। अब देखते हैं और आगे। अब इसको पहले कुछ सवाल से इसको करके देखते हैं, सवाल से, है ना। तो सबसे पहला सवाल, इसमें काफी चीजें आपको क्लियर भी हो जाएगा। मान लो कि एक वस्तु है जो पहला 10 किलोमीटर तय करने में उसको 20 मिनट लगते हैं, ठीक है, और अगला 10 किलोमीटर उसको यात्रा पूरा करने में 30 मिनट लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं। तो आपको औसत चाल ज्ञात करें, ठीक है, आपको औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बताता हूं, देखते जाओ। क्योंकि इसकी जो दिशा है वो परिवर्तित नहीं हो रही है, तो औसत चाल और औसत वेग दोनों पूछ देता हूं मैं। एवं औसत वेग ज्ञात करें, एवं औसत वेग ज्ञात करें। तो देखो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना होता है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 10, लेकिन इसका सूत्र क्या है, किलोमीटर में, इसकी जो यूनिट है वो किलोमीटर दिया हुआ है। और यहाँ कितना है, 20 + 30, और ये क्या है, मिनट, ठीक है। तो ये हो गया 20, ये हो गया 50 मिनट, और वो किलोमीटर। तो इसकी यूनिट क्या ले, तो इसको पहले क्या करो, 60 से भाग कर दो, तो एक बन जाएगा घंटा, और ये बन जाएगा किलोमीटर, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल हो गए, 6 चला जाएगा ऊपर, 6 चला जाएगा ऊपर, और 5 से आप इसको काट सकते हैं 4, 5 चौक 20, ठीक है। तो 6 चौक क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल है। औसत वेग क्या करोगे, औसत वेग ये चाल था, तो औसत वेग क्या होगा, ये औसत चाल के बराबर होगा। औसत चाल और औसत वेग दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसकी दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है, वो सीधी रेखा में ही जा रही है। तो इसका मतलब दूरी और विस्थापन दोनों समान होगा। तो दूरी और विस्थापन समान है, तो औसत चाल और औसत वेग भी समान ही होगा, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन। अगले सवाल देखो। अगले सवाल में मैं सिंपल सा एक ले लेता हूं कंसेप्ट, कि मान लो ये अर्धवक्र है, ठीक है, ये वृत्त पूरी तरह से नहीं है, आधा है, इसकी जो त्रिज्या है वो है r। तो एक वस्तु A बिंदु से B बिंदु की ओर, यहाँ B पहुंचता है, और उसको समय लगता है t समय लगता है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको औसत चाल ज्ञात करना है, एवं औसत वेग ज्ञात करना है, ठीक है ना। पहला सवाल, दूसरा सवाल, ठीक है, करते हैं। तो देखो, अगर आपको औसत चाल ज्ञात करना है तो आपको क्या चाहिए, दूरी। तो दूरी क्या होता है, पथ की लंबाई। तो इस पथ की लंबाई क्या है, इस अर्धवक्र का परिधि, जो आधा होगा इसका,
तो क्या दूरी आ गया, तो औसत चाल v एवरेज बराबर पाई r, समय कितना लगा t, बस हो गया इसमें। तो दूरी, ये दूरी है, दूरी क्या हो गया, पथ की लंबाई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि औसत वेग ज्ञात करो, तो औसत वेग में कैसे, औसत वेग मैंने पूछ रखा है, तो v एवरेज, इसमें वेक्टर बनाता हूँ, तो ये कैसे करेंगे, तो आपको विस्थापन ज्ञात करना होगा। विस्थापन क्या होता है, शुरुआत से आखिरी दिशा की ओर जो सबसे छोटी दूरी होगी वो क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन क्या हुआ, ये वाली लंबाई, ये लंबाई क्या है, केवल और केवल 2r है ना, ये दूरी 2r है, तो 2r को सिर्फ t से भाग दे दो, तो ये क्या हो गया, विस्थापन। और ये क्या होता है, ये विस्थापन है। तो विस्थापन अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या लिखते, प्रारंभिक से अंतिम दिशा की ओर जो सबसे छोटी सीधी रेखा में तय की गई दूरी जो है वही विस्थापन है यहाँ पर। तो विस्थापन इसमें 2r आ रहा है, 2r से मैंने भाग के दे दिया, तो ये औसत वेग हो गया, ठीक है, ये औसत वेग हो गया। इसको वेग भी बोल सकते हो और औसत वेग भी बोल सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कुछ ऐसा है कि मान लीजिए एक 200 किलोमीटर ले लेते हैं, 200 किलोमीटर की दूरी में पहले 50 किलोमीटर में जो वेग है या जो चाल है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो बचे हुए दूरी में क्या वेग हो ताकि औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ वेग क्या होना चाहिए ये ज्ञात करना है आपको। वेग का मान ज्ञात करो ताकि औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, ठीक है। फाइंड v बराबर क्या हो ताकि औसत चाल ये हो जाए, ये आपका सवाल है। चल, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब एवरेज स्पीड कितना दिया लाना है 60, टोटल डिस्टेंस कितना है 200, तो इसका मतलब टोटल टाइम को मैं कैपिटल टी से लिख देता हूँ। तो टोटल टाइम कितना आ गया बताओ, टोटल टाइम आ गया 200 बटा 60, है ना, 200 बटा 60, इसका मतलब 10 बटा 3 घंटे, ये टोटल समय, टोटल। तो इतने दूर में इतने दूर तक में क्या समय लगा, जरा इसको तय कर लेते हैं, ये t1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इतने दूर के टाइम को क्या लिखेंगे, t माइनस t1, ये लिखेंगे। तो t1 का मान क्या होगा, t1 का मान क्या होगा, t1 का मान होगा, बच्चों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है।
आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। दूरी बटा 4, दूरी 50, चाल कितना है 40, तो कितना आ गया ये 5/4 घंटे। ठीक है, अब इतने दूर का समय क्या होगा, मान लो ये T2 मैंने ले लिया, तो T2 का मान क्या होगा T माइनस T1। T कितना है 10/3, T1 कितना है 5/4, इसको सॉल्व करो तो 40 में से 15 गया तो 25/12। ये इतने घंटे समय आपको लगेंगे बाकी की दूरी तय करने में। तो आपको चाल चाहिए था, तो चाल कैसे निकालोगे, दूरी इतने दूर कितना हो गया बताओ 150 किलोमीटर हुआ, इसको भाग कितने से देना है 25/12 घंटे से। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 6, तो ये हो गया 12×6 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल क्या होना चाहिए था 60, उसके लिए इतने दूर में वेग क्या, चाल वेग एक ही होगा क्योंकि सीधी रेखा में चल रहा है, तो कितना चाल होना चाहिए तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, तो इस प्रकार के सवाल हो सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल बताता हूं मैं आपको, इसको अच्छा ठीक है लिखना। अगला सवाल देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक ऐसे मान लो कि ये घर है, ठीक है, H होम हो गया, घर से जा रहे हो स्कूल या मार्केट जा रहे हो शॉप, इसको मैंने M ले लिया। ठीक है, तो जब घर से मार्केट जा रहे थे तो बड़ा ही, इसको मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ, जबकि ये गाड़ी से जा रहा था। ठीक है, ऐसे, तो ये इधर से जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में जा रहा है, जिसकी वेग जो है वही 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से जब ये चलता है बिल्कुल सीधी रेखा में, आज मॉल बंद है, ठीक है, तो वो तुरंत ही बिना रुके वो लौट आता है ऐसे। ठीक है, तो जब वो लौट रहा होता है तो लौटने के समय उसका जो वेग है, वेग वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लौटने के समय उसका वेग है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए कि फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, औसत चाल, औसत चाल ज्ञात करें। कैसे करेंगे, अब आप सूत्र लगाएंगे तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसमें डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, समय भी नहीं पता है, केवल 2 वेग दिया हुआ है, एक जाने का एक आने का। तो कई बार बच्चों को लगता है कि सर 2 वेग है, दोनों का औसत निकाल दो। तो आप सोच रहे होंगे एवरेज स्पीड होगा दोनों का औसत 60 + 30/2, ये भी तो औसत हुआ। तो औसत निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये हो जाएगा गलत, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब ये गलत है, सही क्या है, सही हमेशा वही सूत्र रहेगा, टोटल कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी पता नहीं है, नहीं पता है तो उसको मान लो कुछ दूरी, तो चलो मान के करते। तो लेट डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू मॉल इक्वल्स टू x किलोमीटर। समझ में आया मैंने क्या लिखा, माना कि घर से मॉल की दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, तो समय निकाल लीजिए आप, टाइम फ्रॉम हाउस टू मॉल T1 इज, समय क्या हुआ
घर से मॉल जाने का समय क्या है ये बताओ। तो उसको कैसे निकालोगे, दूरी बटा 4, तो x बटा 60, कितना घंटा हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो टाइम फ्रॉम मॉल टू होम, उसको मैं T2 ले लेता हूँ, वो कैसे निकालोगे, दूरी बटा 4, 60 किलोमीटर प्रति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, तो उसको भाग दिए तो x बटा 30 घंटे हो गया। तो टोटल टाइम क्या था, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 x बटा 60 प्लस x बटा 30। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेके सॉल्व करो। 30 और 60 का लघुत्तम क्या होगा, 120। 120 से भाग करो तो ये क्या बना, 2x, और ये क्या बना 40 है ना, तो 4x, तो ये कितना हो गया 6x बटा 120, तो 6 से काट दो तो x बटा 20 घंटे, ये हो गया टोटल समय। आपको क्या निकालना है, औसत 4। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा बताओ, घर से मॉल फिर मॉल से घर, तो x दूरी आपने 2 बार तय किया, तो 2 बार तय करोगे तो टोटल दूरी क्या आ जाएगा 2x, और टोटल टाइम क्या आएगा बताओ, x बाई 20, ठीक। तो ये x और x कट गए, 20 चल गया ऊपर, तो आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो गया, ठीक है। तो ये उत्तर 40 ना कि 45, सही बात है। चलो फिर ये जो सवाल है, ये मैंने जो तरीका बताया आपको, ये आप सीख लो, लेकिन इस तरीके से आसान तरीका एक मैं बताता हूँ, जो सिंपल एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बस एक फॉर्मूला लिखोगे आंसर आ जाएगा। तो ये समझ लो पहले होता कैसे, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। चलो तो देखो शॉर्टकट ये है कि जो भी एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस होते हैं ना, एवरेज स्पीड के, वो 2 में से एक कैटेगरी में आएगा, या तो समय का अंतराल दिया रहेगा या दूरी का अंतराल दिया रहेगा। तो गिवन डिस्टेंस इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऐसे कुछ जानकारी दिया हुआ है कि मान लो इतने x1 दूरी के लिए जो वेग है वो v1 है, और x2 दूरी के लिए जो वेग है वो v2 है, ठीक है। तो आप बताइए इसका औसत चाल क्या होगा, तो v एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो x1 प्लस x2, टोटल टाइम क्या होगा, तो x1 बाई v1, इसमें टाइम क्या होगा, x2 बाई v2, ये हो गया बस टोटल। अब इसमें मैं एक स्पेशल केस बताता हूँ, स्पेशल केस, अगर दूरी का अंतराल बराबर है, मतलब x1 और x2 बराबर है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, अगर ऐसा है तो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों भी बराबर हो गए, तो मान लो वो x है, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो इसको मैं लिखता हूँ इधर, अगर ये बराबर है तो x1 प्लस x2 बराबर 2x, तो x1 प्लस x2 बराबर 2x, x और x जुड़ गया, ठीक है ना। तो x1 और x2 बराबर है। अब ऊपर लिखो v एवरेज बराबर 2x, x बराबर 1 बाई v1 1 बाई v2, ठीक है। तो x और x दोनों कट गए, इसका अब एलसीएम लीजिए, तो इधर v1 v2 मल्टीप्लाई होगा, चल जाएगा ऊपर, तो v एवरेज बराबर 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये सूत्र आप याद कर लीजिए, लर्न,
ये कब लगाएंगे? जब दूरी का अंतराल समान दिया जाए, दूरी अंतराल बराबर है, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, मतलब बराबर दूरी में वेग दिया गया है, तो अब ये सूत्र लगाएंगे। वेग मतलब चाल दिया हुआ। अब दूसरा इसका क्या है? ये केस 1 है, ये है केस 1। अब इसका केस 2 आते हैं। केस 2 देखो, गिवन इक्वल टाइम इंटरवल, गिवन इक्वल टाइम इंटरवल। अब इसमें क्या होगा? ऐसा कुछ जानकारी दिया हुआ है कि मान लीजिए कि t1 टाइम तक इसका जो वेग है वो v1 है, और मान लीजिए t2 टाइम तक जो वेग है वो v2 है। ठीक है, ये बात। तो आपको बताना है औसत चाल क्या है। तो v एवरेज क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे? v1 t1 प्लस v2 t2। कैसे निकाला मैंने? दूरी वह बराबर चाल गुने समय, है ना, वहां से निकाल दिया। और टोटल टाइम क्या हो गया? t1 प्लस t2। ठीक, इफ t1 इक्वल्स टू t2, अगर दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है? इक्वल टाइम इंटरवल, समय का अंतराल अगर बराबर है तो t1 सेम हो गया, यहां से आप कॉमन ले लीजिए। तो t कॉमन हो गया, v1 प्लस v2, t कॉमन हो गया, और t कॉमन हो गया तो 2 हो गया। t कॉमन लेके मैंने काट दिया। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? ये t है, ये t है, t और t कैंसिल हो गया, तो इसका क्या उत्तर हो गया? v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है ना? तो ये सूत्र को लगाते हैं उस क्वेश्चन में जो मैंने अभी बहुत लंबे मेथड से किया। देखते हैं क्या। मैंने बोला था कि घर से मॉल जाने में, फिर मॉल से घर आने में वेग दिया गया, तो इधर वेग क्या है? 60, और इधर से लौटने वक्त कितना है? 30। तो इसको कैसे समझेंगे कि इसमें से कौन से कैटेगरी में आ रहा है, या आ भी रहा है कि नहीं? देखो, घर से मॉल की दूरी फिक्स है, मॉल से घर की दूरी भी फिक्स है, और दोनों बराबर है, क्योंकि जितना आपको जाने का समय दूरी लगेगा वही लौटने का भी दूरी वही रहेगा, दूरी तो नहीं बदल रहा है क्योंकि ये सीधी रेखा में जा रहा है। तो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस इंटरवल वाला कैटेगरी में आएगा। तो सिर्फ अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, काम हो गया। तो व्हाट इज v एवरेज? 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। तो 2v1 कितना है? 60, v2 कितना है? 30 बाई 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90। तो ये कैंसिल हो गया 3, और ये कितना हो गया? 20 दूना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तुरंत हो गया। ठीक है ना? ये था सवाल, ये सूत्र आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब ताक्षणिक चाल एवं ताक्षणिक वेग। ये क्या होता है समझते हैं इस बात को। मैं फिर से वही एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मेरा जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, वो कहाँ है? ओरिजिन पे। ठीक है, और मान लो एक वस्तु कुछ इस तरह से यहाँ से चलकर ऐसे, ऐसा कुछ यहाँ पर, ठीक है, इस दिशा में ऐसे। तो ये समय मान लो, ये समय है, और ये मान लो दूरी है s। ठीक, तो आपको पता करना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, ताक्षणिक का मतलब होता है कि उस क्षण एक पर्टिकुलर समय पे, उसी समय पे क्या वेग है किसी वस्तु का, तो वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस
स्पीड या वेलोसिटी। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो जो स्पीडोमीटर लगा रहता है वो जो दिखा रहा होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कैसे समझेंगे? यहाँ का मतलब है कि समय का अंतराल बहुत छोटा होना चाहिए। छोटे समय अंतराल में जो वेग निकल के आएगा उसे कहेंगे ताक्षणिक वेग, ठीक है। तो समझते हैं, अगर इसको ग्राफ से बताऊं मैं, ए से बी गया हो, तो यहाँ से ऐसे आप, चलो सी ले लेता हूँ, ए से सी, ठीक है ना। तो इतने दूर तक का समय सीमा डेल्टा टी है, ठीक है। तो इतने दूर का जो दूरी लोगे ना AC, उसको समय से भाग दोगे तो जो आएगा उसे कहते हैं औसत चाल, V एवरेज, वो औसत हो गया। औसत कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। तो इसको लिखोगे डेल्टा S बटा डेल्टा T, तो ये हो गया औसत चाल, V एवरेज, ठीक है। इसमें समय का अंतराल बड़ा है, बड़े समय के लिए आप इसको निकाल रहे हैं। अब अगर छोटे समय किसी क्षण में निकालना हो आपको, इस क्षण कितना है, इस क्षण, तो आप समय का अंतराल क्या कर रहे हैं? बहुत छोटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत छोटा कर रहे हैं। तो अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब समझ में आया कि समय का अंतराल इतना छोटा है कि वो 0 को टेंड कर रहा है, मतलब 0.0001 एक पर्टिकुलर क्षण में आप निकाल रहे हैं। तो इसी चीज को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बन जाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन इसको लिखने का तो मैंने एक तरीका बताया आपको कैलकुलस में, कलन में क्या बताया था? ये क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो ds by dt इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। यहां पे ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर s विस्थापन है तो वो वेलोसिटी होगा, अगर s चाल है तो वो मतलब अगर s दूरी है तो वो ताक्षणिक चाल होगा, अगर s विस्थापन है तो वो ताक्षणिक वेग होगा, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? टेंजेंट, यहाँ पे अगर आप स्पर्शीय रेखा बनाओगे, उसका जो ढाल होगा थीटा, वही इस क्षण क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका जो tan थीटा है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या, ठीक है ना, tan थीटा। तो स्पर्शीय रेखा का जो ढाल है वही होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सही बात है। चलो, अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक दूरी जो है, इस दूरी में वेग का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। अगर ये v है तो इस पूरे दूरी में v ही ले रहे थे। फिर अगले में इस पूरे दूरी में v2 है तो v2 ही ले रहे थे। इसका मतलब वेग का परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार के जो मोशन है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो गया? समान, यूनिफॉर्म मोशन मतलब समान, बिल्कुल एक समान दूरी समान अंतराल में, समय के अंतराल में अगर तय किया जाए तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें वेग जो है वो नियत रहता है, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो मान लो अगर 10 मिनट में 20 मीटर अगर हो रहा है तो अगले 10 मिनट में फिर 20 होगा, अगले 10 मिनट में फिर 20 होगा। तो इस प्रकार के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अब आने वाले जो भी टॉपिक हैं उनमें पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसमें क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होगा। तो मान लीजिए
कि अगर 10 मिनट में 5 मीटर हुआ था तो अगले 10 मिनट में वो 15 मीटर की दूरी कर लेगा, ठीक है ना। उसके अगले में मान लीजिए 25 कर लिया अगले 10 मिनट। तो इस प्रकार के मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो कहलाता है एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब त्वरण इसमें आ जाएगा, त्वरण, ठीक है ना। तो त्वरण अब पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन, त्वरण। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।